हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए दिव्या अग्रवाल और आज मैं अपने इस वीडियो में आपके साथ एक और केस लॉ डिस्कस करने वाली हूं जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट है। और आज हम इस टाइम पे बहुत सारे नोटिसेस हम पे एज टैक्स पेयर्स आ रहे हैं, या अगर मैं प्रोफेशनल की तरह बात करूं तो हमारे क्लाइंट्स पे ऐसे बहुत सारे नोटिसेस आ रहे हैं जिनका रिप्लाई बनाने में ये केस लॉ आपको बहुत हेल्प करने वाला है। अक्सर आपने देखा होगा कि आपकी सप्लाई चेन में आपके सप्लायर ने अगर कुछ फ्रॉड किया है तो आप पे नोटिस आ जाता है। कई बारी आपकी खुद की या आपके क्लाइंट की रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का भी ऑर्डर आता है आपके ऊपर। तो क्या वो वैलिड है? क्या डिपार्टमेंट ऐसा कर सकता है? आज उसी पर मैं आपके साथ ये जजमेंट डिस्कस करने वाली हूँ। बेहद इंपॉर्टेंट जजमेंट है। क्या जजमेंट का कंटेंट है, इसको जानने के लिए आप एंड तक वीडियो को देखते रहिए। बट बिफोर दैट दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपलोड्स का पता चल सके। इसके साथ साथ आप मुझे लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक एंड टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स आते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और एल्स आप मेरे मेल आईडी पर भी आप मुझे ड्रॉप कर सकते हैं अपनी कंसर्न। मेल आईडी मेरे कमेंट बॉक्स में जो फर्स्ट पिन कमेंट होता है उसमें आपको मैं मेल आईडी भी प्रोवाइड कराती हूँ हमेशा। दोस्तों, आज हम वापस अपने अब कंटेंट पे आते हैं। जो हमारा कंटेंट है आज की वीडियो का, जो केस आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो केस है आपका ब्राइट स्टार प्लास्टिक इंडस्ट्रीज का। ठीक है, ये भी आपका उड़ीसा हाई कोर्ट का, ऑनरेबल उड़ीसा हाई कोर्ट का केस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। क्या जजमेंट है वो मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, आपने देखा है कि इस टाइम पे हम एक, सपोज कीजिए, बोनाफाइड परचेजर है। मैंने जो सेक्शन 16 में कंडीशंस लिखी है कि गुड्स मेरे रिसीव हो जाने चाहिए, उसका रेलेवेंट डॉक्यूमेंट जो है, परचेज डॉक्यूमेंट, इनवॉइस एक्सेट्रा जो है वो मेरे पास है। मैं अपने रिटर्न्स टाइमली भर रहा हूँ, मैंने सप्लायर को टाइमली पेमेंट कर दी है। ठीक है, और मैं मैचिंग भी कर रहा हूँ। मैंने अपनी तरफ से जो पॉसिबल स्टेप्स थे मैंने सारे इंश्योर किए। और जब मैं इनिशियली सप्लायर के साथ डील कर रहा था तो मैंने कहीं ना कहीं ये भी चेक किया कि हाँ, सप्लायर मेरा जेन्युइन होना चाहिए, वो सही काम कर रहा है। और उस बेसिस पे मैंने आगे अपने रिटर्न्स वगैरह फाइल करी। बट लेटर ऑन अगर डिपार्टमेंट मुझे कहता है कि वो सप्लायर तो फ्रॉडुलेंट था, वो सप्लायर सही नहीं था, वो एग्जिस्ट नहीं करता है, इट वाज नॉन एग्जिस्टेंट, उसके बेसिस पे हम आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं या हम आपका आईटी से रिवर्स कराना चाह रहे हैं, अगर इस तरह की कोई भी बात आती है तो दोस्तों, क्या डिपार्टमेंट इस तरह के एक्शन लेने में वैलिड है, जस्टिफाइड है या नहीं, ये इस जजमेंट में डील किया गया। तो बहुत ही मेजर कंसर्न इस जजमेंट में डील करी गई है। दोस्तों, ये केस मैंने आपको जैसे बताया है हमेशा कि केस को पढ़ने के लिए हमें क्या देखना चाहिए। हमेशा हमें पहले उसके फैक्ट्स देखने होते हैं, फैक्ट्स के बाद हमें कंटेंशंस देखने होते हैं, और अपार्ट फ्रॉम दैट फिर फाइनली जो रीजनिंग है उसकी, जजमेंट की या ऑर्डर की, वो रीजनिंग हमें देख के फाइनल कंक्लूजन को डिराइव करना होता है। फाइनल कंक्लूजन हमें देखना होता है कि ऑनरेबल कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर ऑर्डर में जो आपके अक्टूबर में आ रखा है, यहाँ पे ऑनरेबल जस्टिस ने क्या कहा? द पिटिशनर हु इज अ रजिस्टर्ड डीलर अंडर द उड़ीसा जीएसटी एक्ट, he had filed a petition questioning the order dated 5th April 2021, which was being passed by the Additional Commissioner of CT and GST, Bhubaneswar, rejecting the petitioner appeal, questioning the order which was being passed by the learned PO, rejecting the petitioner application for revocation of cancellation of registration. Brief में facts बताती हूँ मैं आपको। नॉर्मली ये कंस्ट्रक्शन, बेसिकली जो ये कंपनी है, द बैकग्राउंड फैक्ट्स आर दैट पिटिशनर इज कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड ऑफ पीवीसी। इनका पीवीसी पाइप्स का और पॉलिथीन एक्सेट्रा का बेसिकली बिजनेस था, इन पाइप्स का बेसिकली। ठीक है, स्क्रैप आयरन एंगल्स एक्सेट्रा। अब इन्होंने क्या कहा, ये जिससे परचेज कर रहे थे, दे इंश्योर्ड कि हाँ, जो बेसिक कंडीशन है सेक्शन 16 की, दे वेर फॉलोइंग ऑल दोज कंडीशन एंड इंश्योर्ड कि जो भी मैक्सिमम स्टेप्स ये ले सकते हैं एट द एंड ऑफ द परचेजर और द बायर, दे वर टेकिंग केयर ऑफ इट। बट क्या हुआ, यहाँ पे आप देखिए, छोटा सा इसमें क्या था कि इनके पास ना एक शो कॉज नोटिस आया। बेसिकली जीएसटी डिपार्टमेंट ने इनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का इन पे नोटिस सर्व किया।
तो इन्होंने उसके बारे में रिप्लाई दिया तो आपका पर्टिकुलर जो वो प्रोसीडिंग थी वो ड्रॉप हो गई। अगेन फिर से एक और शो कॉज नोटिस आया कि आपने इनपुट जो क्लेम किया है टू द एक्सटेंट ऑफ इतना अमाउंट, इट वाज पर्टेनिंग टू द फेक इनवॉइस व्हिच वर बीइंग इशूड बाय द नॉन एग्जिस्टेंट सप्लायर। यानी एक फेक सप्लायर से फेक इनवॉइस लेके आपने इनपुट ले रखा है, तो आपको ये इनपुट रिवर्स करना पड़ेगा। अब इसका रिप्लाई उन्होंने सबमिट किया, डिटेल रिप्लाई उन्होंने सबमिट कर दिया। रिप्लाई सबमिट करने के बाद क्या हुआ, इन्होंने डिटेल में अपने बिल नंबर्स, डेट्स, वैल्यूज एक्सेट्रा और जो इन्होंने प्रिकॉशंस ले रखे थे, जो इन्होंने कंप्लायंस कर रखे थे, सबको प्रॉपर तरीके से मेंशन किया। ठीक है, अपनी टाइमली रिटर्न्स फॉर्मेट जो इन्होंने फाइल कर रखी थी वो सारी बातें इन्होंने बता रखी थी। बट स्टिल व्हाट डिपार्टमेंट डिड वाज, डिपार्टमेंट ने कहा नहीं ये तो चीज़ ठीक नहीं है। लेटर ऑन व्हाट दे डिड वाज कि उन्होंने एक इंटीमेशन इशू करी। इंटीमेशन वाज बीइंग इशूड अंडर DRC 01 पार्ट ए अंडर सेक्शन 74 ब्रैकेट 5, जो बेसिकली फ्रॉड मिसस्टेटमेंट का सेक्शन आ जाता है। यहाँ पे इन्होंने इस पार्टी को कॉल करते हुए कहा, दे आस्क्ड द पिटिशनर टू पे टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी एग्रीगेटिंग टू अमाउंट दिस ऑन द ग्राउंड दैट ITC क्लेम्ड वाज अगेंस्ट द फेक इनवॉइस इशूड बाय द नॉन एग्जिस्टेंट सप्लायर। उसी बात पे इन्होंने आगे फर्दर उसको टेकअप कर लिया। ठीक है, अगेन पिटिशनर ने पूरा रिप्लाई सबमिट किया। रिप्लाई सबमिट करने के बाद व्हाट द डिपार्टमेंट डिड वाज, उन्होंने कैंसिल कर दिया उसका रजिस्ट्रेशन और साथ में कहा कि जो आपने क्लैरिफिकेशन दिया था, जो आपने रिप्लाई सबमिट किया था, इट वाज नॉट सैटिस्फैक्टरी एंड हेंस योर रजिस्ट्रेशन स्टैंड्स कैंसिल। इसके बाद पिटिशनर ने, दैट मींस द अग्रीव्ड पर्सन, ही फाइल्ड फॉर द रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। अब रेवोकेशन भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करी और अल्टीमेटली कैंसिल कर दिया। इस तरह से ऑर्डर्स आपके पास ऑन होते रहे और अल्टीमेटली परेशान होकर पिटिशनर ने ऑनरेबल कोर्ट के पास रिट पिटिशन फाइल करी कि भाई देखो इस तरह से फैक्ट्स आ रहे हैं, हाउ कैन आई एंश्योर वेदर दैट पर्टिकुलर सप्लायर इज राइट और नॉट व्हेन आई हैव टेकन ऑल द बोनाफाइड स्टेप्स एट माय एंड। जब सारे काम मैं कर चुका हूँ, रिटर्न मैं टाइमली भर रहा हूँ, इनवॉइस मेरे जेन्युइन है, इनवॉइस की कॉपी मेरे पास है, गुड्स मेरे पास है, सब कुछ मैं दे रहा हूँ, टैक्स मैंने पे कर दिया, देन व्हाई शुड आई बी मेड लायबल और व्हाई शुड माय रजिस्ट्रेशन बी कैंसिल जस्ट बिकॉज कोई सप्लायर की मिस्टेक है। तो अब आप देखिए, सिंपल सी बात, कोर्ट ने क्या कहा, बेसिकली कोर्ट सिंपली सेज दैट द कैंसिलेशन ऑफ द पिटिशनर रजिस्ट्रेशन फॉर अ वेरी टर्स रीजन कि भी क्लैरिफिकेशन वाज नॉट सैटिस्फैक्टरी, क्योंकि डिपार्टमेंट ने तो यही कह के रेवोकेशन की भी एप्लीकेशन कैंसिल कर दी थी। एज अ रिजल्ट द कोर्ट इज नॉट इन अ पोजीशन टू अप्रिशिएट द एक्चुअल रीजन, तो ये चीज नहीं हो पाई थी। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ देखिए, it is submitted that on collective reading of section 16 read with rule number 21 there is no provision that enables the cancellation of registration of the purchasing dealer for any fraud which has been committed by selling dealer। अब अगर आपका परचेजर जो है बेसिकली वो बोनाफाइड है, जेन्युइन है और उसने अपनी तरफ से सारे स्टेप्स ले लिए हैं, देन यू कैन नॉट कैंसिल इट्स रजिस्ट्रेशन। और कहीं पे भी लॉ में भी ये कहीं मेंशन नहीं है कि सप्लायर की फॉल्ट की वजह से पनिशमेंट किसको मिले, परचेजर को मिले, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। सेकेंडली उन्होंने क्या पॉइंट किया, काउंसिल ने, जो पिटिशनर के काउंसिल है, ही पॉइंट्स आउट दैट कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सेलिंग डीलर it took place on 1st October 2019, that is long after the dates of the purchases made। यानी जब हमने परचेज करी थी और जब उस पर्टिकुलर सेलर की, सप्लायर की रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुई, उसमें भी बहुत ज्यादा गैप है उस टाइम ड्यूरेशन में भी। So there was no way that petitioner would have known that at some future time, आप क्या आज खड़े होकर ये जज कर सकते हो कि जिस सप्लायर से आप आज डील कर रहे हो साल 2 साल बाद उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी या वो वहां से एग्जिस्ट नहीं करेगा उस प्लेस पे? यू कैन नॉट estimate or predict right now, this is not feasible at your end। एंड अगर आपने देखा हो, लॉ के नॉट फोर्स यू फॉर समथिंग विच इज इम्पॉसिबल, वो चीज तो पॉसिबल ही नहीं है, तो आप कैसे कर सकते हो? ठीक है, सो इस बात को आगे इन्होंने क्या कहा, द कोर्ट इट फाइंड्स मेरिट इन द कंटेंशन ऑफ मिस्टर हरि चंदन that for the fraud committed by the selling dealer which resulted into cancellation of seller dealer's registration, there cannot be an automated, यहाँ पे मैं पैरा 15 पढ़ रही हूँ, automatic cancellation of the registration of purchasing dealer। और रूल 21 में जहाँ पे आपका मेंशन है कि किन किन केसेस में कैंसिलेशन हो सकती है, वहां पे भी कहीं नहीं लिखा। none of the 3 circumstances outlined above are attracted in the present case, then how can the department cancel the registration for the buyer who has taken all the bona fide steps?
अब इसके बाद अगर आप देखोगे इन्होंने और इस तरह से केसेस को कंसिडर करते हुए क्या कहा, टू एट्रीब्यूट फ्रॉड इन सच सर्कमस्टांसेस। अब आप कहो कि नहीं, परचेजर भी अगर उस पर्टिकुलर फ्रॉड में इन्वॉल्व था, फ्रॉड में अगर वो इन्वॉल्व था, तब आपका ये स्टेप कैंसिलेशन का फिर भी जायज है। बट अगर आप इस तरह की कोई चीज कंक्लूसिवली प्रूव नहीं कर पा रहे, देन हाउ कैन यू कैंसिल द सेम? टू एट्रीब्यूट द फ्रॉड इन सच सिचुएशंस, the purchasing department would have to satisfy a high threshold of showing that the purchaser was indulged in the transaction with the full knowledge that the selling dealer was not existent। यानी दोनों पार्टीज मिलके अगर फ्रॉड कर रही होती है तो परचेजर अगर बियर करता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस, देन इट इज परफेक्टली फाइन। बट अगर परचेजर बोनाफाइड है, देन डिपार्टमेंट कैन नॉट डू सच थिंग्स। द डिपार्टमेंट वुड हैव टू शो, उसको दिखाना पड़ेगा कि somehow the purchasing dealer and the selling dealer they acted in connivance to defraud the revenue। उन्होंने जानबूझ के टैक्स इवेजन किया है, टैक्स की चोरी करी है। This threshold had not been made in the present case। अब करंट केस के जो फैक्ट्स है उसमें ऐसा कहीं पे भी प्रूव नहीं कर पाया डिपार्टमेंट कि परचेजर भी इन्वॉल्व था उस पर्टिकुलर फ्रॉड में। In other words, department had failed to show that the petitioner as a purchasing dealer deliberately availed the ITC in respect of the transaction which with an entity knowing that such an entity was not existent। यानी वो कहीं पे भी ये नहीं शो कर पाया कि एक्चुअल में बायर भी गलत था, फ्रॉड था, जिसकी वजह से जो ये पिटिशन है, देखिए द पिटिशन इज अलाउड इन द अबव टर्म्स, नो ऑर्डर हैज टू कॉस्ट। दैट मींस जो पिटिशनर ने कहा कि उसकी रजिस्ट्रेशन ऐसे कैंसिल नहीं होनी चाहिए थी, ही वाज करेक्ट इन सेइंग दैट, and department cannot cancel the registration straight away unless and until they can prove कि हाँ एक्चुअल में ये भी डिफ्रॉड करना चाह रहा था रेवेन्यू को। सो आज जो बहुत सारे नोटिसेस आपके ऊपर आ रहे हैं या आपके ऊपर बहुत सारे शो कॉज नोटिस आ रहे हैं या आप पे ऑर्डर सर्व हो रहे हैं कैंसलेशन को, तो आप डेफिनेटली उनके रिप्लाई में इस पर्टिकुलर केस लॉ को मेंशन कर सकते हो कि ऑनरेबल उड़ीसा हाई कोर्ट ने भी ये क्लियरली कहा है कि इफ आई हैव डन माय पार्ट, आई हैव कंप्लाइड विद ऑल माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद ऑल माय प्रोविजंस, देन जस्ट बिकॉज द सप्लायर वाज नॉट राइट उसकी पनिशमेंट मुझे नहीं मिलनी चाहिए। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू दोस कमेंट्स। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।